हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम वापस आ गए एंट्रिक फीवर का वीडियो लेके आपके पास डॉक्टर स्क्वाड में। तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रिक फीवर या फिर टाइफॉइड। टाइफॉइड होता है साल्मोनेला स्पीशीज़ के कारण। ये साल्मोनेला स्पीशीज़ को अगर हम देखें तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, जिसमें सोमेटिक एंटीजन ओ, फ्लैजेलर एंटीजन एच और सरफेस एंटीजन होता है वी आई। साल्मोनेला स्पीशीज़ पेरिट्राइकस है, मतलब फ्लैजेला हर तरफ है उसके। अब ये साल्मोनेला स्पीशीज़ को अगर हम डिवाइड करें, मतलब कि क्लासीफाई करें, तो ये दो तरीके से मेनली क्लासीफाई होती है। एक तो हो गया क्लिनिकल क्लासिफिकेशन और एक होगा एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में हम इसे डिवाइड करेंगे टाइफॉइडल साल्मोनेला और नॉन टाइफॉइडल साल्मोनेला। ये टाइफॉइडल साल्मोनेला है वो ह्यूमन में डिजीज करती है, जबकि ये नॉन टाइफॉइडल साल्मोनेला एनिमल्स में डिजीज करती है। एनिमल्स या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स वगैरह में इससे डिजीज हो सकते हैं। टाइफॉइडल साल्मोनेला में आएगा साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी वगैरह। अब देखें इसका एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। इसके एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इसको हमने वेरियस सीरो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये सीरो ग्रुप्स हमने किस बेसिस पे किए, ओ एंटीजन के बेसिस पे। सबसे पहले इनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया, सीरो ग्रुप ए, सीरो ग्रुप बी एंड सीरो ग्रुप डी। सीरो ग्रुप ए जो था उसमें ओ एंटीजन टाइप 2 था, सीरो ग्रुप बी में ओ एंटीजन टाइप 4 था एंड सीरो ग्रुप डी में ओ एंटीजन टाइप 9 था। पर फिर बाद में हमें लगा कि ये ए, बी और डी की क्या ज़रूरत है, सीरो ग्रुप 2, सीरो ग्रुप 4, सीरो ग्रुप 9 भी कर सकते हैं। तो फिर हमने ये सिस्टम को हटा दिया। अब जो सीरो ग्रुप 2 है उसमें आते हैं साल्मोनेला पैराटाइफी ए, सीरो ग्रुप 4 में आएगा साल्मोनेला पैराटाइफी बी और सीरो ग्रुप 9 में आएगा साल्मोनेला टाइफी। अब ये जो सीरो ग्रुप्स है उसको भी हमने एच एंटीजन के हिसाब से सीरो टाइप्स में डिवाइड किया। ऐसे साल्मोनेला स्पीशीज के 2500 सीरो टाइप्स है। अब साल्मोनेला के सारे एंटीजन की बात करें तो सबसे पहले होगा वी आई, सरफेस एंटीजन। ये मेनली कैरियर स्टेट दिखाता है, लेस इम्यूनोजेनिक है, वेरी लेस इम्यूनोजेनिक, तो इसका हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ तो कर ही नहीं सकते। पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, और ये बैक्टीरिया के वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सेकेंड एंटीजन देखें तो वो होगा ओ एंटीजन और थर्ड होगा एच एंटीजन। ओ एंटीजन जो है वो लिपोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ है, क्योंकि ये है अपना सोमेटिक एंटीजन। और एच एंटीजन फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है, क्योंकि ये फ्लैजेलर एंटीजन है। अपना ये जो है ओ एंटीजन वो लेस इम्यूनोजेनिक है, क्योंकि ये लिपिड है पर ये प्रोटीन से बना हुआ है, तो ये मोर इम्यूनोजेनिक है। और डिफरेंस देखें अगर तो ओ एंटीजन आता भी जल्दी है, अर्ली अपीयरेंस, डिसअपियर भी जल्दी हो जाता है, बट ये जो एच एंटीजन है वो लेट आता है और डिसअपियर भी लेट होता है। इस ओ एंटीजन को अगर हम ओ एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसका जो अग्लूटिनेशन होगा वो होगा कॉम्पैक्ट, ग्रैन्युलर और चौकी। जबकि अगर एच एंटीजन का एंटीबॉडी से रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन बनाए तो वो होगा लार्ज, फ्लफी, कॉटन लाइक अपीयरेंस। ओ एंटीजन हमें हेल्पफुल है सीरो ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए, जबकि एच एंटीजन हमें यूजफुल है सीरो टाइप्स में डिवाइड करने के लिए। अब हम इसका अग्लूटिनेशन टेस्ट देखते हैं।
तो ये रहा ओ एंटीजन का अग्लूटिनेशन टेस्ट और ये रहा एच एंटीजन का अग्लूटिनेशन टेस्ट। ये अग्लूटिनेशन टेस्ट कैसे करते हैं, तो एक पहले तो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें पेशेंट का सीरम डालेंगे जिसमें हो गए एंटीजन, और फिर एंटी सीरा डालेंगे, मतलब ओ एंटीबॉडी और एच एंटीबॉडी डालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे अग्लूटिनेशन बनेगा। यहाँ पे हम मिरर रखेंगे जिसमें हमें ये अग्लूटिनेशन दिखेगा। ऐसे इस टेस्ट को किया जाता है। और यहाँ हमें कम्पैक्ट ग्रैन्युलर चोकी अपीयरेंस दिख रहा है, तो ये है ओ का अग्लूटिनेशन। और यहाँ पे हमें कॉटन लाइक फ्लफी अपीयरेंस दिख रहा है, तो वो ये है एच अग्लूटिनेशन। अब पढ़ते हैं साल्मोनेला टाइफी का पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होगा, पहले तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट। और कितने बैक्टीरिया का हम इंजेक्शन कर लेंगे तो ये हमें हो जाएगा, उसके लिए हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करता है शिगेला, सबसे ज़्यादा कम नंबर में इन्फेक्शन, मतलब इसके कम बैसिलाई भी अगर अंदर चले गए तो इंसान को इन्फेक्शन हो सकता है। साल्मोनेला का उससे ज़्यादा है, और उससे भी ज़्यादा है विब्रियो कॉलेरिका। अब ऐसे ही हम अगर याद रखें तो शिगेला का इन्फेक्टिव डोज होगा 10⁻1 to 10⁻2, साल्मोनेला का होगा 10⁻3 to 10⁻5, एंड विब्रियो का होगा 10⁻5 to 10⁻7। तो ऐसे हमें याद करना है। ये हमारे बेसिलाई इंजेक्शन से चले गए गट में। ये है हमारा इंटेस्टाइन, जिसके लाइनिंग सेल्स हैं उसे हम एम सेल्स कहते हैं। ये यहाँ जाके यहाँ पे एडहेयर कर जाएंगे। अब होगा रफलिंग मतलब हाई मोटिलिटी का सरफेस एरिया एम सेल्स से बाहर निकलेगा, जो इसके अराउंड वेसिकल फॉर्मेशन करेगा, और वेसिकल में से बैक्टीरियल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये सब म्यूकोजा में आ जाएगा। ये है अपना सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा में और कौन होगा, सब म्यूकोजा में होंगे हमारे मैक्रोफेजिस। ये मैक्रोफेजिस के अंदर आ जाएंगे अपने बेसिलाई। ये मैक्रोफेजिस यहाँ पे जो लिम्फेटिक सप्लाई होंगे उसमें जाके लिम्फ नोड या लिम्फेटिक ऑर्गन, मतलब रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स का जो ऑर्गन है उसमें जाएंगे, तो ये ऑर्गन भी इन्फेक्ट होगा। मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को फेगोसिटाइज नहीं कर पाते, क्योंकि ये बैक्टीरिया अपना जो एलपीएस है उसमें कुछ ऐसे अल्ट्रेशन कर देता है कि मैक्रोफेज इसको फेगोसिटाइज नहीं कर पाते। तो ये अपना लिम्फ नोड में चला गया, लिम्फ नोड के थ्रू अब वो ब्लड वेसल में चला जाएगा। तो ये इंजेक्शन नहीं, बैक्टीरियल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से लेके ब्लड वेसल तक का इसका जो सफ़र है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी बैक्टीरियमिया। और अब ब्लड वेसल में जब ये बेसिलाई आ गए, तब वो जो ऑर्गन को सप्लाई करेंगे, कुछ भी हो सकता है ये ऑर्गन, ये जो होगा वो होगा सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम हेड से टो तक बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हेड लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर आ जाएगा। अब इसमें फीवर कौन से टाइप का होता है, तो फीवर जो है वो होता है स्टेप लैडर पैटर्न। स्टेप लैडर मतलब बढ़ेगा फिर कम होगा, पर अगर ये बेसलाइन है तो बेसलाइन को ये टच नहीं करेगा, तो इसको हम रिमिटेंट फीवर भी बोलते हैं, रिमिटेंट फीवर। फिर न्यूरोसाइकियाट्रिक एबनॉर्मलिटीज़, तो एटाक्सिया हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो सकता है, न्यूरोसाइकियाट्रिक अदर सिम्टम्स आ सकते हैं, डिलीरियम हो सकता है, तो ये सब रेयर केस में होता है। अब हम आ गए स्किन में, फेस में आ गए, तो स्किन में हो जाएगा रैशेस, पर ये रैशेस हमें मिलेंगे मेनली ट्रंक और चेस्ट पे। ये जो रैशेस है इसको हम बोलेंगे रोज स्पॉट्स, मैक्यूलो पैपुलर रैशेस होते हैं ये,
इसका फोटो हमने लगाया है इसमें। ये रहे अपने रोज स्पॉट्स। तो ट्रंक और चेस्ट एरिया में ऐसे हमें स्पॉट्स दिखाई देंगे। अब वापस उस फिगर में हम जाए तो फिर आ गया जीआई ट्रैक। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो पेन इन एब्डोमेन, ब्लीडिंग भी हो सकता है। पेन इन एब्डोमेन के साथ होगा नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग हो जाएगा जीआई ट्रैक का। फिर परफोरेशन भी हो सकता है। लीवर का एनलार्जमेंट हो जाएगा। लीवर एनलार्जमेंट क्यों होगा, क्योंकि ये जो अपने साल्मोनेला टाइफी है, ये जो टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे उसको मेटाबोलाइज तो अपने लीवर को ही करना है, तो हिपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकता है। स्प्लीन का एनलार्जमेंट क्यों होगा, क्योंकि वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में आता है, तो अपने मैक्रोफेज वहीं तो गए थे, तो स्प्लीन का भी एनलार्जमेंट हो जाएगा। ये है अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को वापस देखे तो फीवर होगा, स्टेपलैडर पैटेंट, रिमिटेंट फीवर उसे बोलते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे, एटाक्सिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, डिलीरियम भी हो सकता है कोई रेयर केस में। फिर हो जाएंगे ट्रंक और चेस्ट के रैशेस, उसको हम बोलेंगे रोज स्पॉट्स। फिर जीआई के सिम्टम्स में आएगा नोसिया, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, जीआई ब्लीडिंग, परफोरेशन और हिपेटोस्प्लेनोमेगाली भी हो जाएगा। अब इस डिजीज़ के जो कैरियर्स होते हैं उसके भी दो टाइप्स है। एक होंगे एक्यूट कैरियर्स, दूसरे होंगे क्रॉनिक कैरियर्स। एक्यूट कैरियर्स अगर पहले देखें हम, तो जो अपने फीसिस या यूरिन में लेस देन 3 मंथ बेसिलाई स्प्रेड कर रहे हैं, वो होंगे एक्यूट कैरियर्स। फीसिस में कैसे मिलेंगे बेसिलाई, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर में मल्टीप्लाई करेंगे, और यूरिन में अगर मिले तो वो किडनी में मल्टीप्लाई करेंगे। फिशेस में मिलना मोर कॉमन है। और क्रॉनिक कैरियर्स कौन होंगे, जो मोर देन 1 ईयर तक ये बेसिलाई का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, वो होंगे क्रॉनिक कैरियर्स। ये क्रॉनिक कैरियर्स का एक बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है टाइफॉइड मैरी। इनका नाम हमने सब ने ही सुना होगा। ये एक कुक थी जो जहाँ भी जाती थी वहाँ लोगों को टाइफॉइड हो जाता था, क्योंकि वो क्रॉनिक कैरियर थी टाइफॉइड की। तो फिर उसको उस कंट्री से निकाल देते थे। ऐसे वो बहुत सारे कंट्री में गई। मैरी मेलोन नाम था उनका, और उन्होंने मोर देन 1300 मीन्स 1300 केसेस टाइफॉइड के फैलाए थे। तो ये एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक कैरियर ऑफ टाइफॉइड। अब हम देखते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। तो हमें लैब डायग्नोसिस करना है तो सबसे पहले लेना पड़ेगा स्पेसिमेन। अब हम इसका स्पेसिमेन क्या लेंगे, तो इसके भी टाइप्स हैं। अगर तुम फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में सैंपल ले रहे हो तो तुम्हें लेना है ब्लड कल्चर या फिर बोन मेरो एस्पायरेशन। सेकेंड टू थर्ड वीक में अगर तुम सैंपल ले रहे हो तो तुम्हें लेना है सीरम स्पेसिमेन फॉर सीरोलॉजिकल सैंपल, मतलब हमें सीरम लेना है। और अगर हम थर्ड टू फोर्थ वीक में सैंपल ले रहे हैं तो हमें लेना है यूरिन और स्टूल कल्चर। अब मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में सैंपल लिया, तो हम क्या लेंगे, ब्लड सैंपल। अब ये ब्लड सैंपल का क्या करना है, तो सबसे पहले हमें 8 to 10 ml ब्लड लेना है। वो हम कन्वेंशनल बोतल में ले सकते हैं, मॉडर्न अपने बैक्टी अलर्ट उसमें भी ले सकते हैं। कन्वेंशनल बोतल कौन सी होगी, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, BHI, मोनोफेजिक और डाइफेजिक, कोई भी किसी में भी ले सकते हैं। अब इसका 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेशन करना है 24 आवर्स के लिए। अब इसकी कॉलोनीज़ को हमें देखना है ब्लड अगार में, मतलब कल्चर हमें करना है ब्लड अगार में और मैकॉन की अगार में। ब्लड अगार में हमें क्या मिलेगा, ब्लड अगार में हमें मिलेगी नॉन हीमोलाइटिक
मॉइस्ट कॉलोनीज, जबकि मैकॉन्की अगर किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए है, लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। साल्मोनेला नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है तो उसकी कॉलोनीज हमें पेल मिलेगी, राउंड मिलेगा और ट्रांसल्यूशेंट कॉलोनीज इसकी हमें मिलेगी। अब अगर हमने कल्चर सेकेंड टू थर्ड वीक में लिया है, सेकेंड टू थर्ड वीक ऑफ इलनेस में, तो हमने क्या लिया होगा, सीरम सैंपल, और इसकी हमने करनी है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट दो तरीके से होती है, स्लाइड अग्लूटिनेशन और ट्यूब अग्लूटिनेशन। स्लाइड अग्लूटिनेशन से मोस्ट कॉमनली अभी करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें O एंड H एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डाल के उसका अग्लूटिनेशन करना होता है। इसमें हम 2 सैंपल लेंगे, ये ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट है। 2 सीरम सैंपल लेंगे हम, इसमें डाल दिया एंटीबॉडी अगेंस्ट O एंटीजन, इसमें डाल दिया एंटीबॉडी अगेंस्ट H एंटीजन, इसमें एंटी H, इसमें एंटी O। अब मिलेगा हमें इसके बॉटम में अग्लूटिनेशन। ये जो अग्लूटिनेशन है इसका टाइटर हमें देखना है और उससे पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चलेगा। मान लेते हैं ये 2 में, इसमें आया TO, इसमें आया TH, तो ये होगा साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन। H के हिसाब से हमें क्या पता चलेगा कि पैराटाइफी का इन्फेक्शन है या टाइफी का इन्फेक्शन है, और O के हिसाब से हमें पता चलेगा कि टाइफॉइड है या नहीं है। अब हम देखें TO पॉजिटिव आया और AH पॉजिटिव आया तो क्या होगा, साल्मोनेला पैराटाइफी A का इन्फेक्शन। TO पॉजिटिव आया, BH पॉजिटिव आया तो होगा साल्मोनेला पैराटाइफी B का इन्फेक्शन। अब इस सैंपल को हम पॉजिटिव कब मानेंगे, तो जब H एंटीबॉडी एंटीजन का टाइटर 200 से ज़्यादा हो और O एंटीजन एंटीबॉडी का टाइटर 100 से ज़्यादा हो तो हम इसे सिग्निफिकेंट मानेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और अगर हमने सैंपल इलनेस के 3rd to 4th वीक में लिया तो हमने लिया होगा स्टूल या फिर यूरिन सैंपल। तो इसको हम कैसे लैब डायग्नोस करेंगे, तो पहले हम करेंगे एनरिचमेंट ब्रोथ में कल्चर। एनरिचमेंट ब्रोथ इसके होते हैं टेट्राथायोनेट और सेलेनाइट ब्रोथ, इसमें से हम किसी में भी कल्चर कर सकते हैं। दूसरा हो गया सिलेक्टिव मीडिया, जिससे हमें पता चले कि ये टाइफॉइड ही है। सिलेक्टिव मीडिया में आएगा सबसे पहले तो DCA अगार, डीऑक्सीकॉलेट साइट्रेट अगार। ये क्या करेगा, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनीज बनाएगा जिसका सेंटर ब्लैक होगा। जब साल्मोनेला इन्फेक्शन होगा तो ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनीज बनाएगा जिसका सेंटर ब्लैक होगा। दूसरा है XLD साइलोज लाइसिन डीऑक्सीकॉलेट अगार, वो क्या बनाएगा, रेड कॉलोनीज विथ ब्लैक सेंटर। और उसका और सिलेक्टिव मीडिया है विल्सन ब्लेयर्स ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मथ सल्फाइड मीडियम। विल्सन ब्लेयर्स ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मथ सल्फाइड मीडियम, ये ग्रीनिश कलर का होता है और इसमें ये बैक्टीरिया जेट ब्लैक कलर्ड कॉलोनीज बनाएगा जिसमें कि मेटालिक शीन दिखेगी, मतलब मेटालिक शाइनिंग दिखेगी हमें उसमें। अब इन सब में हम देख लेते हैं, तो ये सबसे पहले जो दिख रहा है वो DCA डीऑक्सीकॉलेट साइट्रेट अगार में साल्मोनेला टाइफी है जो पेल कॉलोनी बना रहा है ब्लैक सेंटर के साथ। दूसरा है XLD अगार में जो रेडिश कॉलोनी बना रहा है ब्लैक सेंटर के साथ। ये तीसरा जो है वो मैकॉन्की अगार है जो पेल नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज बना रहा है। अब हम देख विल्सन ब्लेयर्स ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मथ सल्फाइड मीडियम, ये किसके लिए है, साल्मोनेला टाइफी के लिए स्पेसिफिक है। इसमें ये बनाएगा ब्लैक कलर्ड जेट ब्लैक कलर्ड कॉलोनीज विथ मेटालिक शीन। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो ये है, अब देखते हैं इसका बायोकेमिकल टेस्ट। तो इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें सिर्फ कैटालेस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। इंडोल
नेगेटिव, साइट्रेट नेगेटिव, यूरियस भी नेगेटिव। और TSI टेस्ट देखें तो ये होगा अल्कलाइन एसिड एंड H2S प्रोडक्शन होगा, एबंडेंट H2S गैस फॉर्मेशन होगा, परंतु साल्मोनेला टाइफी ए में ये H2S फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड साल्मोनेला टाइफी में थोड़ा लेस अमाउंट में H2S प्रोडक्शन होगा साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी बी के कंपैरिजन में। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट के लिए हमें 3rd जनरेशन सिफालोस्पोरिन, कौन सी होगी, सिफ्ट्रैक्सोन 1 to 2 ग्राम पर डे देनी है। कितने दिन के लिए? 2 वीक्स के लिए, मतलब अराउंड 14 डेज। और ये सिफ्ट्रैक्सोन कैसे देनी है हमें? IV। और अगर ऐसा नहीं करना है तो हम क्या इसका अल्टरनेटिव दे सकते हैं? एजिथ्रोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि 1 ग्राम पर डे ऑरल, ये हमें देनी है 5 डेज के लिए। पहले ट्रीटमेंट के लिए क्लोराम्फेनिकोल, कोट्रिमोक्साजोल और एमोक्सिलिन यूज़ होती थी, लेकिन अब उसका रेजिस्टेंस आ गया है तो अब ये यूज़ नहीं करते हैं। और अगर कैरियर है तो उसकी कैरियर स्टेट हटाने के लिए हम क्या दवाई देंगे? एम्पिसिलिन देंगे या फिर एमोक्सिसिलिन देंगे और उसको ऐड करेंगे प्रोबेनेसिड के साथ। और ये रेजिमेंट हमें देना है 6 वीक्स के लिए। अब हम देखते हैं ड्रग रेजिस्टेंस इन साल्मोनेला टाइफी। फर्स्ट होगा MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। MDR हम किसे बोलेंगे? तो उसमें क्लोराम्फेनिकोल, जो हमने अभी पहले बताया, क्लोराम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन और कोट्रिमोक्साजोल से रेजिस्टेंट आ गया है, उसे हम बोलेंगे MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट साल्मोनेला टाइफी। अब ये सब हम देते थे, इसमें तो रेजिस्टेंस आ गया, फिर हमने शुरू किया फ्लोरोक्विनोलोन देना। फ्लोरोक्विनोलोन में कौन सी आएगी? सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये देना शुरू कर दिया, तो इसका भी रेजिस्टेंट आ गया। इसका जो रेजिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस इन साल्मोनेला टाइफी। अब ये भी बंद हो गई। अब हमने शुरू किया सेफ्ट्रैक्सोन देना, जो अभी हम दे रहे हैं, पर इसमें भी कई जगह रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। रिसेंटली ही नोटिस हुआ है, उसको हम बोलते हैं सेफ्ट्रैक्सोन रेजिस्टेंट साल्मोनेला टाइफी। अब हमें टाइफॉइड ना हो इसलिए मेनली दो टाइप की वैक्सीन बनाई गई है। एक है VI एंटीजन कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन VICPS, इसमें है साल्मोनेला टाइफी का स्ट्रेन TY2। इसको हमें 25 माइक्रोग्राम IM या फिर सबक्यूट देना है। बच्चे को 2 साल के बाद ही ये वैक्सीन दे सकते हैं और इसका बूस्टर जो है उसे हर 2 साल में एक बार देना पड़ता है। अब अगर हम दूसरी वैक्सीन देखें तो ये है टाइफोरल, ये उससे अच्छी वैक्सीन मानी जाती है। ये है TY21A स्ट्रेन के अगेंस्ट, और इसमें क्या करना है हमें? ओरल वैक्सीन है। आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज हम इसे दे सकते हैं, 6+ बच्चों को। इसमें क्या करना है हमें? खाने से पहले फर्स्ट डे अगर ये टैबलेट हमने उस बच्चे को दी, फिर 3rd डे, फिर 5th डे और फिर 7th डे, ऐसे 4 टैबलेट्स उसे देनी है और ये वैक्सीन लग गई। अब रीवैक्सीनेशन कब करना है? अब एवरी 5 ईयर्स हमें वापस ये प्रोसेस करना है। ये हो गई अपनी टाइफोरल वैक्सीन। और इसकी प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट कब होगी? हमने अब ये वैक्सीन का कंप्लीट कोर्स कर लिया, उसके 7 डेज़ के बाद इसकी ये प्रोटेक्टिव कैपेसिटी स्टार्ट होगी। टाइफोरल वैक्सीन कैसी है? अपने बॉडी में जाएगी, फिर वो थोड़ा रेप्लिकेट करेगा उसका जो बैक्टीरिया है वो, और फिर अपना इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी पे आधारित है। थैंक यू। यहाँ अपना टाइफॉइड ख़त्म होता है। इसमें हमने सारे मेन टॉपिक कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए
कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग।